हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का टारगेट प्रीलिम्स 2021 एमसीक्यूज के थ्रू हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन का। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी, अपने स्टेट पीसीएस, पीएससी, इनसे रिलेटेड जो भी रेक्विजिट मटेरियल होगा, गाइडेंस होगा, वो सब आपको मिलेगा। आप खुद भी ज्वाइन करिए और आप अपने साथी बंधु उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से ये चैनल है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एंटीफा विच इज समटाइम सीन इन द न्यूज इज। मतलब ये एंटीफा जो है रिसेंटली बहुत न्यूज में था, ये क्या चीज है? टेररिस्ट ग्रुप है जो कि यमन में बेस्ड है। सेकंड है कि एंटी फासिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में है। तीसरा है ह्यूमनॉइड रोबोट। चौथा है कि नन ऑफ द अबाउ। देखो ये एंटीफा के बारे में दिया होगा। जो जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उन्होंने एक एंटीफदा के नाम से भी चीजें देखी होंगी। तो ये एंटीफदा नहीं है, ये सिर्फ एंटीफा है। ठीक है, अब देखो एंटीफा क्या चीज है। एंटीफा यूएस में एक एंटी फासिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों की आइडियोलॉजी कुछ लेफ्ट लीनिंग जो लोग हैं उन लोगों का ये एक ग्रुप है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई चेयरमैन हो इस तरीके से। और इन लोगों का एम है कि जो भी राइट विंग की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको अपोज करें। एंटी फासिस्ट मतलब जो फासिज्म है या बाकी अदर जो चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी को थ्रेट कर रही हैं उन सब के खिलाफ ये करें। रिसेंटली न्यूज़ में ये था कि हमारे जो अभी जो प्रेसिडेंट चले गए हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इस एंटीफा को जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो पीएसएल है उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं। 4 हमें दिए हैं, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, स्टार्टअप्स और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होती है? हमारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर होती है, रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होती है, हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होती है। हमें बताना है पीएसएल किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। देखो पीएसएल के पीछे की कहानी ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सब लोगों को लोन वगैरह मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े बड़े आदमियों को ही लोन मिले, अपने जैसे छोटे मोटे आदमी को भी जो है लोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, स्टार्टअप्स और रिन्यूएबल एनर्जी। एजुकेशन भी आता है, स्टार्टअप्स भी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे डी हमारा सही हो गया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पीएसएल के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन से दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने गरजते हुए बोला था कि भाई मैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन ला रहा हूँ, अब डॉल्फिन को हमारा बचाना जो है वो लक्ष्य है। दूसरा देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, इसके अंदर दिया है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो जो रिवर है उसके अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है उनके लिए भी होगा, और मरीन समुद्र के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है उसके लिए भी होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है वो फूड चेन के टॉप में होती है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई कंजर्वेशन किस तरीके से हो रहा है, एक्वेटिक जो लाइव्स हैं रिवर के अंदर। तीसरा बोला है कि आईयूसीएन ने इसका स्टेटस जो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया है। आप बोलोगे कि भाई हम कैसे याद रखें, कैसे रहेगा, किसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, किसका वल्नरेबल है। ये देखो याद करने का कोई खास तरीका इसका नहीं है, बार बार रिवीजन, और जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो लगातार न्यूज़ में बनी रहती हैं, वी हैव टू रिकॉल दैट, वी हैव टू रिमेंबर दैट टाइम एंड अगेन, देन ओनली वी कैन रिमेंबर। ठीक है, बार बार हमें याद करना पड़ेगा, बार बार हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आती, आईयूसीएन ने इसको सिर्फ एंडेंजर्ड का दर्जा दिया है, ना कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड का। करेक्ट हमसे पूछा है, ऑप्शन सी एंड डी इनकरेक्ट हो गया। अब कुछ स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो रिवर के अंदर जो ये डॉल्फिन पाई जाती है उसके पे भी एप्लीकेबल होगा, समुद्र वाली पे भी डॉल्फिन पे भी एप्लीकेबल होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक बचता है, ऑप्शन ए, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला करेक्ट हो गया, मरीन डॉल्फिन पे भी लागू होगा और हमारी रिवर डॉल्फिन पे भी होगा। दूसरा देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। किसका गलत? इसलिए है क्योंकि एंडेंजर्ड है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है। गैंगेटिक डॉल्फिन
मध्य प्रदेश में पाई जाती है, असम, उत्तर प्रदेश, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर भी है, गंगा नदी के अंदर भी पाई जाती है। बोला जाता है कि इनके आंख नहीं होती है, बस ये अल्ट्रासोनिक मैकेनिज्म के थ्रू देख पाती हैं, मतलब सुन पाती हैं। बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स में इनको हम सुसु भी बोलते हैं। ये एक तरीके से बोला, टिपिकली दे आर ब्लाइंड, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW के बारे में दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के साथ काम करती है। दूसरा बोला है 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तीसरा बोला है कि इसका काम है कि दुनिया भर में जितने भी केमिकल वेपन्स हैं, जितने भी रासायनिक हथियार हैं, उन सबको नष्ट करना, उनको पहले वेरीफाई करना एंड आफ्टर दैट उनको एलिमिनेट करना, इसका एम है। देखो OPCW के बारे में ये सारे के सारे स्टेटमेंट ना करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, एंड देन वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन डी, 1 2 3 ऑल करेक्ट। ठीक है। OPCW के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 2013 में नोबेल मिला है। केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है उसको ये इम्प्लीमेंट करता है OPCW। इसका काम यही है कि भाई दुनिया भर के अंदर जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो कोई ऐसा काम ना करें कि वो कोई केमिकल वेपन वगैरह कोई बना लें, इस तरीके से काम ना करें। और केमिकल से रिलेटेड अगर कोई सप्लाई होती है, मान लीजिए केमिकल के अगर अंदर कोई ट्रेड हो रहा है, तो वो इस तरीके से ट्रेड ना हो कि उनका हथियार वगैरह बनाए जाए, वेपन बनाए जाए। जितने भी दुनिया भर के अंदर केमिकल वेपन्स हैं उन सबको खत्म किया जाए। OPCW अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था कि वो सीरिया के अंदर एक इंक्वायरी हुई कि सीरिया के अंदर जो है वो गैस का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, उससे पहले प्रज्ञान अपना 2 ऑल इंडिया GS सेकंड मॉक शुरू होना है। कब हो रहा है? 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। कोई भी शुल्क नहीं रखी गई है, फीस इसकी निःशुल्क है, हिंदी में अवेलेबल रहेगा, ऑल इंडिया रैंक भी रहेगी, डिटेल एनालिसिस, टेस्ट के बाद में PDF। कुछ लोग पिछली बार बोल रहे थे हमसे टेस्ट नहीं दिया गया, हमसे टेस्ट नहीं गया, तो अपना जो प्ले स्टोर होता है गूगल वाला, उस पर जाके आपको ओनली एस की वेबसाइट डाउनलोड कर लेनी है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और फिर आप धड़ाधड़ टेस्ट दे पाओगे बिना किसी ग्लिच के। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPC के बारे में दिया है। बोला है कि भाई इसका जो मैंडेट है वो है कि नेशनल कैपिटल रीजन जो हमारा NCR में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। अपना दिल्ली तो आता ही है, फिर उसके बाद नोएडा, फिर इधर बाकी फरीदाबाद, ये मतलब काफ़ी सारा दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो NCR के अंदर आता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि इसको बनाया गया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको EPCA को बॉडी को बनाया गया है। हमें इनकरेक्ट पूछा है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। EPCA का निर्माण, इसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुई थी कि भाई जो NCR रीजन है उसके अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बड़ी समस्या की बात है। अब अगर समस्या की बात है तो कुछ करना होगा, उसके लिए EPCA को बनाया गया। एक स्टैच्यूरी बॉडी है, बट ये एयर प्रिवेंशन एक्ट के तहत नहीं है, इसको इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन के तहत बनाई गई है। 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि ये हमारा जो दिल्ली वाला एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, कुछ टैकल करो इसको। दूसरा इनकरेक्ट है, इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको बनाया गया है और ये मैंडेट करती है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, मतलब जितना प्रदूषण होगा उस लेवल से ग्रेड मतलब बढ़ाते जाएंगे कि कम प्रदूषण है तो क्या करना है, और ज़्यादा प्रदूषण हो गया तो क्या करना है। इस तरीके से इसको मैंडेट दिया गया एनफोर्स करने का GRAP का। ठीक है, अच्छा हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि अजय वारियर जो है वो किस किस के बीच में एक्सरसाइज है, तो ईशा करोडाडे जी ने सही आंसर दिया है। अजय वारियर जो है वो भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। इन्होंने सभी को हैप्पी होली भी बोला है ओनियस को। तो ईशा करोडाडे जी आपको भी बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी ने भी सही दिया है। इन्होंने तो काफ़ी लिखा है कि इंडिया UK के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, सारा इन्होंने बताया है कि अजय वॉरियर आर्मी के बीच में होती है, फिर कोंकण होती है, फिर ये अपना इंद्रधनुष होती है एयरफोर्स के बीच में। तो ओम प्रकाश जी ने तो सारा काफ़ी डिटेल में बताया है। ओम प्रकाश जी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपको जो बताना है वो ये बताना है कि भाई ये जो CPCB होती है हमारा
ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, क्या ये कोई स्टैच्यूरी बॉडी है, कोई वैधानिक कोई इस तरीके की बॉडी है, या फिर ये स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है? अगर ये स्टैच्यूरी बॉडी है तो कौन कौन से कानूनों के तहत इसको अधिकार दिए गए हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको पढ़िएगा और आप जरूर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से। और ठीक है, तो आज आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस आप जरूर बताइएगा। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।